नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। बेलगाम रफ्तार, रीलबाजी की लत और एक अमीर ज़ादे की सनक ने सिर्फ 15 सेकंड में एक परिवार को उजाड़ दिया। एक बेटे की जान ले ली, एक मां की कोख खाली हो गई। नाम था साहिल धनेश्वरा, उम्र थी महज 23 साल। वो अपनी बाइक लेकर घर से निकला था, लेकिन उसे क्या पता था कि एक काली रंग की स्कॉर्पियो उसकी मौत बनकर आ रही है। स्कॉर्पियो का स्टीयरिंग एक नाबालिग के हाथों में है, जिसके सिर पर अमीर ज़ादे होने का गुरूर सवार था। रील की लत ऐसी कि फर्राटा भरती स्कॉर्पियो में ही रीलबाजी जारी थी। आरोपी बेलगाम ड्राइव कर रहा था, उसकी बहन मजे में रील शूट कर रही थी। यह सब चल ही रहा था कि अचानक साहिल को स्कॉर्पियो ने ऐसी टक्कर मारी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चंद सेकंड्स में घर से निकला साहिल खत्म हो गया। जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था, लेकिन हुआ क्या? पहले एफआईआर में 19 साल की उम्र वाला आरोपी अचानक 17 साल का साबित हो गया। 10वीं की परीक्षा देने के नाम पर उसे बेल मिल गई। आरोपी तो बच गया, लेकिन साहिल की मां अधर में रह गई। ना बेटा बचा, ना इंसाफ हुआ। अब सवाल है कि साहिल की मां इन्ना माकन को इंसाफ कैसे मिलेगा? सवाल यह कि क्या हमारे सिस्टम ने इन्ना माकन की संवेदनाएं और दर्द का मजाक बना दिया है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ गई हैं मृतक साहिल की मां इन्ना माकन। इन्ना जी, मैं समझ रही हूं एक ऐसा वक्त है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और बार बार उस वक्त को दोहराना आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन सबसे पहले आप बताइए, आपको क्या जानकारी 3 फरवरी को मिली थी? किस तरीके से आपको बताया गया कि हादसा हुआ है और उस दिन क्या हुआ था? मैम, मैं एक्चुअली ये सब मीडिया को पूरा देश और सब सुन चुके हैं। मैं इस बात को दोहरा नहीं सकती, क्योंकि मैं बार बार उस चीज़ को नहीं दोहरा सकती कि मैं अपने बच्चे को कैसे वहाँ पे हॉस्पिटल लेके गए और कैसे मैं 3 घंटे अपने बच्चे को गले से लगाने के लिए चिल्लाती रही। मैं ये सब नहीं दोहरा सकती। अब मैं अपने बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने के लिए चिल्लाती रही, मुझे बॉडी नहीं दी। उसको कब्जा करके स्ट्रेचर पे डाल के पैकेट में मुंह बंद कर दिया मेरे सामने। बिल्कुल इन्ना जी, मैं ये नहीं दोहरा सकती अब। बिल्कुल इन्ना जी, मैं समझ रही हूँ। बार बार उस वक्त को दोहराना, बिल्कुल बार बार ये दोहराना और उस वक्त को याद करना आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन अब आप क्या चाह रही हैं आगे? पुलिस से आपकी क्या बातचीत हुई है? क्या लापरवाहियां हैं जो आपको लग रही हैं कि इस पूरे केस में हुई हैं? ऐसा होना चाहिए था जो नहीं हो रहा है इस केस में। मैम, मैं बता चुकी हूँ कि पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल ही आई है। तो अभी तक उन्होंने मुझे जो भी बताया है, और मैं वहाँ जा नहीं पाई क्योंकि मैं अपने बच्चे के लास्ट राइट्स कर रही थी। हमारे यहाँ 13 दिन का जो भी होता है, मैं वो सब कर रही थी। जी, मैं उसमें बिजी थी। बिजी होने की वजह से मैं इनके पास ज़्यादा नहीं जा पाई। बीच में एक दिन मेरे कुछ गुरु भाई आए थे, उनके साथ मैं एसीपी और डीजीपी से मिल के आई थी। तो एसीपी साहब ने मुझे एश्योरेंस दिया था कि हमारी तरफ से फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल ही आई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी चार्जशीट बने उसमें कंप्लीट डिटेलिंग होनी चाहिए। कोई भी ऐसी मोल्डिंग नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से केस की डायरेक्शन चेंज हो, या मैनिपुलेशंस नहीं होनी चाहिए। इसका बाप किसी भी तरह से उस चीज में रुकावट नहीं पैदा करे। चार्जशीट प्रॉपर फाइल होनी चाहिए। मेरे सारे एविडेंस सिक्योर होने चाहिए ताकि मैं अपने बच्चे के इंसाफ की लड़ाई लड़ सकूं। और मुझे पुलिस से और सिस्टम से हेल्प चाहिए इसमें, ताकि सारे एविडेंस प्रॉपरली मेंशन हो उसमें। इन्ना जी, क्या साहिल को बचाया जा सकता था? क्या इलाज मिलने में कमी नहीं रहे? जी, क्या इलाज मिलने में देरी की वजह से साहिल आज हमारे साथ नहीं है, आपके साथ नहीं है? बिल्कुल, उसको, मेरे बेटे को पुलिस डिसाइड नहीं कर सकती या कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता।
लोग कोमा में भी जाते हैं, लोग वेंटिलेटर्स पे भी जाते हैं, पर 2 घंटे तक मेरा बच्चा रोड में पड़ा था। वो 2 घंटे तक हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया? और जब वो हॉस्पिटल लेके भी गया गया तो ये इंदिरा गांधी इतना घटिया हॉस्पिटल, जो सिर्फ एक बिल्डिंग है, हॉस्पिटल के नाम पे सिर्फ एक बिल्डिंग है, वहां पे कोई एडवांस सिस्टम नहीं है, मशीनरी कंप्लीट नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, सर्जन नहीं है, सिस्टम की धज्जियां तो हर जगह उड़ी हुई है। हॉस्पिटल के नाम पे, इनके एक्शंस के नाम पे, इनके लॉ के नाम पे सारी जगह कमियां तो भरमार है, कमियों की भरमार है। उस हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं है, और ऐसे हॉस्पिटल में इतना सीरियस केस मेरे बच्चे को लेके गया गया फॉर्मेलिटी के लिए। मैं लास्ट ट्राई के लिए अपने बच्चे की बॉडी मांगती रही प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, मुझे बॉडी नहीं दी गई। ये पुलिस वाले कब्जा करके बैठ गए, उसको अंदर ऐसे मुंह पैकेट में बंद करके फेंक दिया जैसे कोई कचरे का बोरा हो। इन्ना जी, क्या उस दौरान आपने डॉक्टर्स को कहा था, पुलिस से आपने कहा था कि आप एक आखिरी कोशिश करना चाहती हैं, अपने बच्चे को इस अस्पताल से कहीं और लेकर जाना चाहती हैं? हाँ, मैंने 3 घंटे चिल्लाई थी मैं वहां पे। अगर वहां पे कैमरास लगे हैं तो आप उसकी फुटेज निकलवा सकते हैं। मैं चिल्लाती रही वहां पे, वो लेडी गार्ड ने मुझे बाहर निकाल दिया। मैं जमीन पर हाथ पैर पटकती रही, बाहर शीशों पे हाथ मारती रही कि मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो। इन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मेरे बच्चे को गले से भी नहीं लगाने दिया। उसको इतनी चोट लगी थी, मेरे इतने प्यारे से बच्चे थे, उसको इतनी चोटें लगी थी, उसकी बॉडी पे यहाँ चोटें, उसका हाथ पूरा ऐसे टूटा, एल्बो टूटी हुई थी, उसकी गर्दन में चोट थी, यहाँ पे पूरा सूजा हुआ था। मेरे बच्चे को मल्टीपल यहाँ ब्रेन टैबलेट्स में चोटें थी उसके, ये पूरा पत्थर हो रखा था, उसको मल्टीपल चोटें दी। इन्होंने मेरे को मेरे बेटे के पास खड़ा भी नहीं होने दिया, मेरे बेटे की बॉडी भी नहीं दी मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया उसको। वहां से डायरेक्ट उसको मॉर्चरी में ले गए। मैं बोलती रही मुझे मणिपाल ले जाना है, इन्होंने मेरे बच्चे की बॉडी नहीं दी, अपने कब्जे में करके बैठ गए उसको। इन्ना जी, जो आप पर बीत रही है, पोस्टमार्टम से आने के बाद मैंने अपने बच्चे को गले लगाया जब उसको ले जा रहे थे। क्रीमेशन के लिए ले जाने से पहले मैंने अपने बच्चे को 5-7 मिनट के गले लगाया बस। मेरे बच्चे को जब चोट लगी थी, मेरे बेटे को पकड़ने भी नहीं दिया, मुझे पकड़ने भी नहीं दिया। मेरा बच्चा भी तड़प रहा होगा, उसके हाथ में तड़प रही होगी, वो मम्मी मम्मी कर रहा होगा। इन्होंने उसके पास खड़ा भी नहीं होने दिया मुझे। इन्ना जी, सिस्टम की लापरवाही, सिस्टम की अनदेखी, सिस्टम की नाकामी, जिसकी वजह से आज आपका बेटा आपके साथ नहीं है। लेकिन जो एक्सीडेंट के वक्त का समय है इन्ना जी, जो गाड़ी के बारे में, ब्लैक स्कॉर्पियो के बारे में जानकारी मिल रही है कि 13 चालान उसके पास ऑलरेडी थे, और जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त रील बनाई जा रही थी। क्या ये सब कुछ आपको बताया गया है? जी मैम, हमने अपने बच्चे का जस्टिस अकाउंट चालू किया था इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे जब वो वायरल जाने लगा तो इन लोगों ने उसको रिपोर्ट करवा के बैन करवाया। उससे पहले जब उस पर मल्टीपल कमेंट्स आ रहे थे, उन कमेंट्स में इस लड़की ने वो रील शेयर की है, वो खुद अपनी बनाई हुई रील उसने ही शेयर की है, और उसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये स्पीड की रील बना रहे हैं। और ये स्टंट, उसने स्टंट भी मारा है उस लड़के ने, जहाँ पे बस के सामने आके उसने अपनी गाड़ी को ऐसे किया है, वहीं पे उसने स्टंट पे रील बना रहे थे। उस लड़की ने खुद ही ये रील पोस्ट करी है। वो अपने आप को सही दिखाना चाह रही थी, और उसने अपने आप ही रील पोस्ट करी है, ये शेयर करी है।
तो हमें सोशल मीडिया से मिली है, उसके बाद हमारा अकाउंट बंद हो गया, रिपोर्ट करवा दिया उसको, और उसमें रीज़न मनी लॉन्ड्रिंग का लगवा दिया झूठा। फिर हमने दोबारा अपने बच्चे के अकाउंट्स बनाए और हमने उसको रन किया। मैं 3-4 दिन तक यही सब करती रही। मुझे जैसे ही टाइम मिला, शांति पाठ के बाद हम लोग यही सब कर रहे थे, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहे थे। ना जी, यानी दूसरा पक्ष जो है, कुछ नहीं बता सकती मैं, ऑलरेडी बिल्कुल मीडिया को बहुत कुछ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपके इस दर्द को हम समझ रहे हैं, आपका एक एक आंसू पूरा देश महसूस कर रहा है। मैं बस इतना आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपने जो अकाउंट बनाया था, क्या उसे रिपोर्ट जो आरोपी पक्ष है उसने करवाया? क्या आपसे किसी प्रकार का कोई संपर्क हुआ या कोई कमेंट आपके रील्स पर या आपके वीडियोस पर किए गए? कमेंट्स भी आए हैं और इन्होंने रिपोर्ट करवाया उसको, ब्लॉक करवाया उसको, क्योंकि इनकी साइड के लोग भी हमारे अकाउंट को वॉच कर रहे थे, उसको चेज कर रहे थे हमारे अकाउंट को। उस पर नेगेटिव कमेंट्स भी दिलवाए इन्होंने, इसलिए उसको रिपोर्ट करवा दिया किसी से। क्या कुछ इस तरीके की बातें भी इन्ना जी हुई हैं कि जिस वक्त गिरफ्तारी हुई आरोपी की, उस वक्त उसने कुछ ऐसा कहा हो कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, या उसकी बहन ने कुछ इस तरीके के कमेंट किए हों? कोई ऐसी जानकारी आपके पास है? मैम, आपको पब्लिक वीडियो में उन दोनों का एटीट्यूड पता चल जाएगा। वो जिस तरह से उसकी बहन बहस कर रही है, इतना किसी को मारने के बाद भी उनको जरा सी भी गिल्ट नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, पब्लिक से बहस कर रही है, पब्लिक को धमका रही है, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो। ये आप वीडियोस देखिए, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और अभी तो और भी बहुत वीडियोस हमारे पास आएंगे, अब लोग हमारे को रीच आउट करेंगे, तो मेरे पास जो जो आता रहेगा मैं सब कुछ आपको शेयर करती रहूंगी। बिल्कुल मैम, वो हम सब देख रहे हैं, वो तस्वीर भी देख रहे हैं जिस वक्त मैं इससे ज्यादा बोलने की हालत में नहीं हूँ। बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अन्ना जी, आप जितना बात कर सकती हैं। मैं समझ रही हूँ मैम, आप जितना बात कर सकती हैं उतना ही हमारे लिए बहुत है। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, ऐसे मुश्किल वक्त में अपने बेटे के लिए आवाज उठाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना इन्ना माकन जो कि साहिल की मां है, उनका दर्द क्या है। जाहिर है उनकी बेचैनी को समझना आसान नहीं है। आज उनके सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, उजाले की आस भी नजर नहीं आ रही। उनका गुस्सा आरोपी को लेकर है, शिकायत सिस्टम से है। ऐसे में अब आगे क्या होगा, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, इसे जानने के लिए इंडिया टीवी ने बात की डीसीपी अंकित सिंह से। बड़ी खबर यह है कि पुलिस को पहले आरोपी ने खुद अपनी उम्र 19 साल बताई थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद वो नाबालिग निकला और 10 फरवरी को एग्जाम होने की वजह से उसे रिलीफ दे दी गई है। बड़ा अपडेट यह है कि आरोपी के पिता पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। आरोपी के पिता का नाम भी चार्जशीट में दर्ज किया गया है, जिसे जल्दी ही कोर्ट में पेश करने जा रही है पुलिस। इनिशियल स्टेज पे वो जो ऑफेंडिंग व्हीकल है उसमें 2 लोग थे, एक लड़की थी और एक लड़का। इनिशियल लड़के ने अपनी एज 19 साल बताई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में, जिसके चलते एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर दर्ज करने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आई तो उसमें पता चला कि लड़के की एज जो है, उसके पेरेंट्स को बुलाया गया सभी को, उसकी एज 17 साल कुछ महीने है, जिसके चलते उसको अप्रहेंड करके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उसको प्रोड्यूस किया गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसको ऑब्जर्वेशन होम भेजा, जो अभी एट प्रेजेंट है। वो 10 तारीख को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसको एग्जामिनेशन के चलते अंतरिम रिलीफ दे रखा है। फादर को भी हमने बाउंड डाउन किया है और साथ ही साथ उसको चार्जशीट करेंगे एमवी एक्ट में, और जो भी इन्वेस्टिगेशन में पॉइंट्स हैं जिनको कवर करना चाहिए सारे, वो सारी चीज़ों को हम ले रहे हैं। और जो रील वाली बात है, तो कई वीडियोस हैं, उसको एग्जामिन करना बाकी है। एक वीडियो जो देखा गया उसमें जो लड़की है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। उस समय जब ये इंसिडेंट हुआ उस समय भी वीडियो एक रिकॉर्ड कर रही थी सिस्टर, उसको भी इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट बनाया जा रहा है। फादर ने क्या बताया कि उन्होंने क्यों अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी ड्राइव करने के लिए दी? देखिए, जो आप कह रहे हैं, फादर का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है और जो भी कार्रवाई होगी वो एज पर लॉ होगी और बिल्कुल फेयर तरीके से होगी। किसी भी तरीके का किसी को रिलीफ नहीं दिया जाएगा। उनकी तरफ से जो लापरवाही हुई है, जब ये इंसिडेंट हुआ था तो वो आउट ऑफ दिल्ली था
उसका फादर, लेकिन उसके बाद उसको बुला के उसको बाउंड डाउन किया गया और उसके बाद उसको डिटेन किया गया और उसके बाद एमवी एक्ट में हम उसको चार्जशीट भी कर रहे हैं। अब आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। ये एक बड़ी समस्या है, एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब मिलना बड़ा जरूरी है कि हमारे सिस्टम में इतने खामियां हैं, इतने लूप होल्स हैं जिसका फायदा कहीं ना कहीं आरोपियों को मिल जाता है। विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, योगिता भयाना सोशल एक्टिविस्ट, कपिल सांखला वकील, मनीषा सिंघल मनोचिकित्सक के तौर पर हमारे साथ हैं और वेद भूषण पूर्व एसीपी दिल्ली इस वक्त हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह जी, आपने दोनों पक्षों को सुन लिया। मां का दर्द तो शब्दों में मैं बयां कर नहीं सकती, लेकिन पुलिस जो बता रही है वो भी आपने देख लिया। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रही हूं, ये जो उम्र वाली बात आ रही है, जो दो बातें सामने आ रही है, 19 का 17 हो जाना और इसी बिना पर उसका बेल पर छूट जाना, एग्जाम के लिए उसको रियायत मिल जाना आरोपी को, ये क्या समझ में आ रहा है सर? ये 19 का 17 कैसे हो सकता है? प्राची जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आपके पैनल पे एक अनुभवी पुलिस अधिकारी वेद भूषण जी बैठे हैं। सारा पर्चा आउट हो चुका है। ये कभी 19 और 17 जो हो गया ना, इसने कलई खोल दी अच्छी तरीके से। अगर आप गंभीर होते तो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है, डेंटल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, और आदमी उम्र तो कम करता, बढ़ा के नहीं बोलता है। अगर बढ़ा के बोला, और मैं जानना चाहूंगा, मामले को इतना हल्का कर दिया है। धारा 304 आईपीसी सबने सुनी होगी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसमें 5 से 10 साल की सजा है, और बीएनएस की धारा 105 में आपने एमवी एक्ट में, दरअसल आपने जहां पर आपको चलाना चाहिए था बाईपास सर्जरी, आपने लाल दवा और होम्योपैथी का इलाज किया है। और मैं बड़ा निराश हूं। इम्तिहान देना था तो इम्तिहान तो सलाह के पीछे भी हो जाते हैं। इम्तिहान देना ज्यादा जरूरी था, या जिस परिवार का आपने सत्यानाश कर दिया उसके आंसू पोंछने के लिए आप कानून के प्रति केवल उत्तरदायी नहीं है, अपनी अंतरात्मा के प्रति भी उत्तरदायी हैं। और ईना जी की जो चीखें और आंसू हैं, मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, आप ताजिंदगी इसको भूल नहीं सकते। संवेदनशील पैनलिस्ट है आपके पास, और मैं चाहूंगा कि पिताजी को भी बराबर का इनको एक्यूज बनाए, इनको भी भेजे जेल, क्योंकि इसमें 5 से 10 साल की सजा है। और धारा 105 में अगर इनको नहीं किया, केवल एमवी एक्ट में किया, तो अभी तक की जितने जो प्रमाण आए हैं, तो मैं यही कहूंगा, वचनम किम दद्रा, बातों से खूब खुश कर रहे हैं आप, लेकिन जहां पे आप चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वेद भूषण जी, ये प्रश्न तो दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर खड़े हो जाएंगे ना। उस मां का दर्द तो ये बता ही रहा है ना कि किस तरीके से वो ठगा हुआ महसूस कर रही है, सिस्टम के आगे बेबस हैं, उनका जिंदगी भर का सहारा चला गया, और पुलिस शुरुआत में ये नहीं तय कर पाई कि आरोपी 19 साल का है या 17 साल का है। बाद में नाबालिग होने के आधार पर उसे बड़ी आसानी से बेल भी मिल गई, वो पेपर देने के लिए आजाद है। मुंह चिढ़ाने जैसा है ना ये तो पीड़ितों को। प्राची, देखिए अभी कानपुर का केस, अभी आप हम सब पूरे हिंदुस्तान ने देखा किस तरह से एक ड्राइवर प्लांट कर दिया गया। बीएमडब्ल्यू का केस आपने पूरे हिंदुस्तान में देखा। हिंदुस्तान के नामचीन वकील उन मुलजिमों को बचाने के लिए रात दिन काम करते रहे, रिश्वत दी गई, तमाम तरह के काम किए गए। अब स्कॉर्पियो का केस आपके सामने है। ये वो गाड़ियां हैं जो आम आदमी नहीं चलाता, जिनको बहुत रसूखदार और पैसे वाले लोग चलाते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पर्दे में रह जाती है। मैं और आप तो टेलीविजन पर डिबेट करके चले जाएंगे। विक्रम सिंह साहब ने बिल्कुल सही कहा, जिसकी जान चली जाए, कम से कम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो कि नॉन बेलेबल है, क्योंकि जितनी भी धाराएं इस मामले के अंदर लगाई गई हैं 7 साल से कम की सजा की हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि जिन केसेस के अंदर 7 साल से कम की सजा है उनको अरेस्ट ना किया जाए। तो क्यों नहीं ऐसी सजाएं लगाई जाती? दुर्भाग्य है, इस देश का पार्लियामेंट में नया कानून आया, भारतीय न्याय संहिता, जिसमें प्रोविजन किया गया था कि जिसकी भी जान जाएगी उस केस को नॉन बेलेबल बनाया जाएगा। परंतु ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, तमाम टैक्सी ऑपरेटर्स की हड़ताल पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से बवाल हो गया। गवर्नमेंट ने उसको स्टे पर रखा हुआ है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि उस ब्लॉक को हटाएं जिसमें किसी की जान चली है। कम से कम मुकदमा ऐसा दर्ज हो नॉन बेलेबल सेक्शंस का, वो तमाम प्रोविजंस अट्रैक्ट किए जाएं जो इस सेक्शन के अंदर प्रोविजंस किए गए हैं। परंतु दुर्भाग्य से अभी भी इस मामले के अंदर बहुत हम पीछे हैं। जिस तरह से पहले टिकटॉक पर तमाम चीजें, हिंदुस्तान हिला हुआ था, पूरी दुनिया, अमेरिका से लेके इंडिया तक सब लोगों ने टिकटॉक को बंद कर दिया। अब जो ड्राइविंग पर डिस्ट्रैक्ट करती हैं चीजें, मोबाइल पर बात कर रहे हैं लोग, वीडियोस बना रहे हैं, स्नैपचैट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक हल्का सा नाम पाने के लिए कुछ भी करतब करने के लिए तैयार है। ये ड्रामेबाजी समाज के अंदर एक नेगेटिव मैसेज देती है और ड्राइवर्स को डिस्ट्रैक्ट करती है
ड्राइविंग के लिए। आप देखें किस तरह से ड्राइविंग की, आप जो 19 साल और 17 साल का मामला आ रहा है, ये पेरेंट्स की एक तरह से नालायकी है या पूरे हिंदुस्तान, मेरी भी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारा बच्चा कार लेकर जा रहा है, हमें ना तो उसकी उम्र का ध्यान है, ना उस पर लाइसेंस है, 13 चालान उसके हो चुके हैं। ठीक कह रहे हैं आप, युवाओं के सर चढ़कर क्यों बोल रहा है कि किसी की भी जान जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे पहले मैं कानून के बारे में जानकारी हासिल करना चाह रही हूं। ऑलरेडी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कपिल सांकला जी हमारे साथ हैं। कपिल जी, आप मुझे बताइए, वो कानून जो अपराधियों को सजा देने के लिए बनाया गया है, अमूमन वही कानून की एक मोटी परत अपराधियों के लिए सुरक्षा कवच क्यों बन जाती है, आरोपियों के लिए सुरक्षा कवच क्यों बन जाती है? ऐसे कितने केस हम देख रहे हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, युवा लोगों की जान चली जाती है, किसी के घर का चिराग उजड़ जाता है, लेकिन आरोपी को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो ये कहता है कि मैं तो बच जाऊंगा, मुझे तो कोई अंदर करने वाला नहीं है। और एग्जैक्टली इस केस में ऐसा हम देख रहे हैं। जी, आज मैं, आप, मेरे ख्याल से जितने पैनलिस्ट है वो, और ये देश उस मां के साथ खड़ा है जो अपने बेटे को खो चुकी है। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि एक बात तो जो सारे कह रहे हैं वो एकदम सही है, विक्रम सिंह जी ने भी एकदम सही कहा कि एक बहुत तगड़ा सिस्टम फेलियर है और उतना ही तगड़ा एक पेरेंटल फेलियर भी है। पेरेंटल फेलियर ऐसे है कि एक माइनर को, एक जुवेनाइल को उसके बाप ने चाबी पकड़ा दी, और अब आज कोई भी बहाना मार दो, पर फैक्ट ये था कि बिना बाप की मर्जी के कोई भी बेटा गाड़ी लेकर नहीं जाएगा। और रील बनाई जा रही थी, बहन साथ में गाड़ी में बैठी हुई थी, ना बहन का कुछ गया ना बेटे का कुछ गया, जो गया उस बेचारे मोटरसाइकिल चालक का गया। और जो वीडियो निकला वो यही निकला कि इस गाड़ी से करतब चलाए जा रहे थे, रेस करी जा रही थी। ये एक बात हो गई। तो क्या हुआ, अगर आप जुवेनाइल हो तो कोई बात नहीं, पर आप बाप को तो अरेस्ट कर सकते हो, क्योंकि बाप की कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, बाप ने चाबी दी बेटे को या रोका नहीं या जाने दिया, तो आप बेटे को अरेस्ट नहीं कर सकते। मान लिया जुवेनाइल है, कम से कम बाप को तो अरेस्ट कर सकते हो, क्यों नहीं किया गया? ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर ये करा जाए तो जो आप ये पोर्शा का केस देखा आपने, जो आपने ये फरारी केस देखा, लंबोर्गिनी केस देखा, और जो ऐसे हजारों केस देखे रईसों के, वो सारे वहीं के वहीं रुक जाएंगे कि बेटा कोई बात नहीं, बेटे आप तो माइनर हो या आप जुवेनाइल हो, पर बाप अंदर आ जाएगा, फिर देखी जाएगी। ये पहली बात। दूसरी बात पर एक और है प्राची जी, और वो ये है कि यहाँ पे एक सिस्टम फेलियर भी हुआ है। माँ ने बताया कि उसका बच्चा गंभीर हालत में 2 घंटे सड़क पे था, ना कोई बचाने आया ना कोई उठाने आया। इसमें 2 सजाएं होती है, एक तो उसकी होती है जिसने एक्सीडेंट करा, पर दूसरी होती है सिस्टम की, सिस्टम फेलियर क्यों हुआ, ये आज बहुत जरूरी है चेक करना। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सिस्टम फेलियर में हॉस्पिटल की फेलियर भी है। तो सीसीटीवी फुटेज, किस समय पुलिस आई, पुलिस लेट क्यों आई, एम्बुलेंस लेट क्यों आई, और इसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन है, वो सभी के सभी भी पनिशमेंट के हकदार हैं। उनको भी पनिशमेंट देनी चाहिए, उनको भी इसमें एफआईआर में एक अक्यूज बनाना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो कल परसों तरसों ये तो होते ही रहेगा कि जो बेचारे गरीब होते हैं उनके लिए तो एम्बुलेंस नहीं आती, और अमीरों की गाड़ियों को तो टो करके भी आप लेकर चले जाते हैं और उस पर पर्दा लगा देते हैं कि खराब ना हो जाए। तो ये जो हुआ, ये हुआ तो बहुत बुरा, पर ये आपको एक मिरर दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि आप कैसे हर एक चीज को आज चेक करें, टेस्ट करें और पनिश करें। नहीं, कानून में ऐसे क्या लूप होल्स हैं जिसका फायदा माइनर उठाते हैं, जुवेनाइल उठाते हैं, जिनका फायदा उनके पेरेंट्स उठाते हैं? इस पर आगे चर्चा करूं, लेकिन आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की विक्रम सिंह जी, वो आप मुझे बता दीजिए, फिर योगिता जी हमारे साथ हैं और मनीषा जी हमारे साथ हैं, उनके पास में जाऊंगी। जो माँ कह रही हैं, जो साहिल की माँ बता रही हैं कि 2 घंटे तक बच्चा सड़क पर पड़ा रहा, किसी ने जहमत नहीं उठाई कि उसको अस्पताल पहुंचाया जाए। अस्पताल भी पहुंचाया गया तो ऐसी जगह जहां इलाज के प्रॉपर बंदोबस्त नहीं थे। मां चिल्लाती रही, चीखती रही कि मेरे बच्चे को मुझे दे दो, मैं प्राइवेट अस्पताल में ले जाऊंगी, कोई गुंजाइश है तो मैं अपने बच्चे को बचा लूंगी। ये कहां चूक रहे हैं हम? क्या प्राथमिकता होती है पुलिस की जब एक्सीडेंट के केसेस आते हैं? तो प्राची जी, ये गोल्डन आवर होता है कि पहले 60 मिनट में अगर उपचार मिल जाए तो बचने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन हमने गोल्डन आवर, उसे दूने का टाइम हमने खो दिया, क्योंकि हमारे अंदर संवेदनशीलता मर चुकी है। हम देख रहे थे एक विकल्प, और विकल्प का सबसे पहले कि हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग कर रहा था। जब मैं हमारा दिमाग कह रहा हूं, आप समझ लीजिए हमारे किसके दिमाग की तरफ मैं संकेत दे रहा हूं। वो कह रहा कि मेरी उम्र 19 साल है, आप उसको ट्यूशन दे रहे, नहीं तुम्हारी उम्र 19 नहीं मेरे प्यारे वंशलोचन कुल कलंक, तुम्हारी उम्र 17 साल है। ये दिमाग जब चलता है तो आपको जो सही चीज है आप उसकी तरफ निष्कर्ष नहीं निकालती है, आप निकालती है जो स्वार्थ से दिवाला है,
क्योंकि मुझे इनकी माइंड की वायरिंग मालूम है प्राची जी। मैं आपको वही बता रहा हूं, आपकी प्राथमिकता उसको अस्पताल ले जाना नहीं, मामले का नकदीकरण करना पहले था। विद्वान वक्ताओं ने कहा है, विद्वान कपिल श्रृंखला जी ने कहा है, और मैं उससे अक्षरशः सहमत भी। दुर्भाग्य ये है कि मानव त्रासदी जो है, इसके ऊपर अब मैं क्या कहूं, जैसे हृदय विदारक दृश्य और हृदय विदारक माता का रुदन देखा नहीं जाता, कलेजा फट जाता है। ठीक है, तो आपने शुरुआत में प्राथमिकता ये नहीं दिखाई कि आप पहले जिसका एक्सीडेंट हुआ है उस विक्टिम को आप अस्पताल में पहुंचाएं, और उस पर सोने पर सुहागा यह है कि 19 और 17 का लोचा किया गया, जिसका फायदा उठाया गया है इस पूरे के पूरे केस में। और अभी जो आरोपी है वो बेल पर बाहर है, उसे 10वीं के एग्जाम आराम से देने हैं। अब एक और पहलू जो यहाँ योगिता जी है वो रील की सनक का है। ये केस है, एक्सीडेंट हो गया, साहिल की जान चली गई, मामला लाइमलाइट में आ गया, मां की चीख पुकार पूरा देश सुन रहा है। लेकिन आए दिन मैं ऐसी तस्वीरें देखती हूं जहां कम कम उम्र के बच्चे, 18 साल से नीचे के बच्चे, जिनके हाथों में गाड़ियां होती हैं, महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं, और सनक ऐसी कि गाड़ी की खिड़कियों पर लटककर तेज रफ्तार में रील बनाते हैं। कईयों के हाथों में तो हथियार भी होते हैं। कहां जा रहा है ये समाज, सोसाइटी? देखिए, पहले तो बहुत ही ओवरवेलमिंग हो गया उनको सुनना, उनकी पीड़ा बहुत ज्यादा थी। किस तरह से वो बयान कर रही थी, बहुत दिल को छू रहा था कि अपने आप पे शर्म आ रही थी कि हम लोग कैसे हैं, कि ये दिल्ली है, ये द्वारका दिल्ली का पार्ट है, और यहाँ 2 घंटे तक किसी ने उस बच्चे को उठाने की मतलब कोशिश तक नहीं की। हम भी एक्सीडेंट देखते हैं, कई बार मैं अकेले भी होती हूँ, तो हम लोग सोचते हैं 4 लोग और आ जाएं तो हम उठा उनके शरीर को, किसी की भी, मतलब तो एक ह्यूमैनिटेरियन चीज है। स्कूल्स में क्या ये पढ़ाई नहीं जा सकती? क्या हम अपने बच्चों को बता नहीं सकते कि मदद की जाए? आप तो कह रहे हैं रील्स और गन्स और ओवर स्पीडिंग, ये तो बात की बात, पहले बेसिक चीज किसी की मदद करनी चाहिए थी। इनके माँ बाप ने ये भी नहीं सिखाया, एक्सीडेंट गलती से भी होते हैं, ठीक है, पर क्या आप एक सड़क पे पड़े एक इंसान को हॉस्पिटल भी नहीं ले जाएंगे? रील बनाने की मैच्योरिटी है, एज छुपाने की मैच्योरिटी है, सब कुछ करने की मैच्योरिटी है, बट किसी की मदद नहीं कर सकते। आपसे हो भी गया एक्सीडेंट, क्या आप उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे? यहाँ तो हमने उसको फेल किया। सेकेंडली, जो लोग थे, डेफिनेटली हम एज सोसाइटी बहुत हिपोक्रेट्स हैं, बहुत ज्यादा हिपोक्रेट्स हैं, कि हम लोग कहते हैं कि हम बहुत संस्कारी लोग हैं, बट बिल्कुल उल्टा है हम लोग। हम कोई गाड़ी नहीं रोकता, सब रील्स बनाते हैं, इवन बाय स्टैंडर्ड्स रील बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, नोबडी इवन बॉदर्स टू कॉल पुलिस। अब वो हर्डल किसी ने कर भी दी कि पुलिस को कॉल की, तो पुलिस तो कहाँ ही आती है, ना एम्बुलेंस आती है। हम टोल टैक्स देते रह जाते हैं, सड़कों पे टैक्स देते हैं, गाड़ी का टैक्स देते हैं, पर वो कहाँ जा रहा है पता ही नहीं। जहाँ की पेट्रोलिंग होनी चाहिए, दिल्ली का हाल है। अगर आप हाईवे कहीं दूर चले जाएं तो कौन मदद करेगा आपको? यहाँ 2 घंटे दिल्ली शहर में एम्बुलेंस आने में लग गए। तो गॉड ब्लेस आवर कंट्री एनी विच वेज। तीसरा, अगर आप हॉस्पिटल चले जाएं, क्योंकि ये सब मैं कर चुकी हूँ, ये मैं जी चुकी हूँ, आई हैव टेकन सो मेनी विक्टिम्स टू द हॉस्पिटल, तो मुझे मालूम है वो एग्जैक्टली एक एक शब्द जो बोल रही थी, कितनी पीड़ा होती है। ऐसे वेजिटेबल की तरह डाल देते हैं वहां पे, कोई पूछ भी नहीं रहा होता, बिल्कुल पूछता नहीं है कोई, वहां पे कोई परवाह ही नहीं है किसी को, जब तक आप चीख चिल्ला के मदद नहीं मांगती हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और कहाँ है उनके पास? सब करप्शन में जा रहा है, सब इक्विपमेंट्स जो आने चाहिए नहीं आ रहे हैं, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू करप्शन एंड मॉरल करप्शन ऑफ पीपल। हम लोग वैसे भी करप्ट है, पैसे से भी करप्ट है, मॉरली भी करप्ट है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं इसलिए हम बोल रही हूँ क्योंकि एज अ सोसाइटी वी आर अ बिग फेलियर। तो ये इंसिडेंसेस आज से नहीं, 25 साल पहले भी मैंने एक केस उठाया था जिसमें जुवेनाइल ने एक सिक्योरिटी गार्ड को एक्सीडेंट किया था, मैं उसे हॉस्पिटल ले गई थी, वो भी छूट गया था। तो मैं वही रीलिव कर रही हूँ 25 साल बाद, और हम 25 साल बाद ये बात कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। आई एम रियली आई डोंट नो, आई डोंट हैव वर्ड्स। ये इस घटना ने गुस्सा, दुख, आंसू सबके सब एक साथ दे दिया है। इस घटना ने सबको सन कर दिया है कि ये आखिर हो क्या रहा है। और इतने सख्त सख्त कानून की हम बात करते हैं। मनीषा जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले कपिल जी एक चीज मुझे समझाइए ना, हिट एंड रन के जितने केस में देखती हूँ अमूमन उसमें आरोपी छूट ही जाता है ना, बेल मिल ही जाती है उसको, वो बाहर आ जाता है और पीड़ितों को मुंह चिढ़ाता ही है। 20,000 की कीमत चुकाएगा, जैसे कानपुर में हुआ, वो जेल से बाहर आ जाएगा, या किसी के 10वीं के एग्जाम है जैसा द्वारका में हो रहा है, वो जेल से बाहर आ जाएगा। एक को तो मेरे ख्याल से एक ऐसे लिखने को भी कहा गया था और उसके बाद छोड़ दिया गया था। देखो, ये तो मिसफॉर्च्यून है हमारे देश का कि जब सरकार एक अच्छा लॉ लेकर आ रही थी तो कहते हैं ना कि जो कुछ इफेक्टिव पार्टीज ने इतना शोर मचाया, पॉलिटिकल माइलेज इतनी ली कि उस लॉ को ही स्टे कर दिया गया, उस लॉ को ही एक्शन में नहीं लाया गया। और ये जो है, ये
उस चीज की गलती आज हम सफर कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो लॉ होता तो आज किसी की हिम्मत नहीं होती एक्सीडेंट, हिट एंड रन, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करने की। किसी की हिम्मत नहीं होती किसी को गाड़ी से उड़ा देने की। और एक दूसरी बात यह है कि जैसे कि आपने जुवेनाइल बोर्ड का आपने फायदा उठाया, बच्चा तो छूट गया, जबकि आपके इसमें प्रावधान है कि आप गार्डियन को पनिश कर सकें, ये पहली चीज है। और दूसरी बात, जहां लॉ है कि 7 साल से कम की सजा वाले केस में आप अरेस्ट नहीं करेंगे, उसमें पार्ट 2 है कि अगर आप अरेस्ट करना चाहे तो अपने सुपीरियर ऑफिसर से आप लिखित में बताएंगे कि आपको क्यों अरेस्ट करना है। ठीक। तो यहाँ पे कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है, पर ब्लैंकेट बैन यहीं पे होता है जहां पे पैसे वाले बच्चे होते हैं, गाड़ियां चला रहे होते हैं, बाप आते हैं, बेटे बोलते बेटा 17 साल बता दो, बेटा 19 साल बता दो, बेटा लंबोर्गिनी बचा दो, बेटा एक काम करो एसे लिख दो। तो ये तो हमारा मिसफॉर्चून है, पर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? नहीं, वरना कोई ना Law कोई हम आ आने नहीं जाएगा, देंगे। कोई ना कोई आ जाएगा, ड्राइवर को आगे कर देंगे कि मैं गाड़ी चला रहा ड्राइवर को था, आगे कर बच्चे देंगे। से एक्सीडेंट Very नहीं हुआ, right. जैसे हमने शिवम मिश्रा के केस में देखा। लेकिन मनीषा जी, यहाँ पर सवाल पेरेंटिंग को लेकर भी खड़े होने लगे ना। क्या वो पिता जिम्मेदार नहीं है जो अपने एक नाबालिग बच्चे को, अगर वाकई में उसकी उम्र 17 साल है, उसके हाथों में स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी थमा रहा है, कुछ नहीं पता उसे ड्राइविंग कैसे करनी है, बस रील बनानी है, बराबर में बहन बैठी है वो रील बना रही है, सामने से एक शख्स को आपने एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी सिस्टम ने। ये क्या बदलाव करने जरूरी है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं प्राची जी, और डेफिनेटली पेरेंटिंग इसमें काफी बड़ा रोल है पेरेंटिंग का। और यहाँ पे पेरेंटिंग से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, जो टीनेज का केस है, तो उसमें चाइल्ड, टीनेज और एडल्ट, ये तीनों में जो एक लिम्बिक सिस्टम होता है, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक लिम्बिक सिस्टम होता है जो इमोशनल एंड रिवॉर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उस चीज का सेंटर होता है, तो वो थोड़ा सा जल्दी उसका डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन एक और यहाँ पर जो हमारा फोरहेड होता है उसके जस्ट पीछे एक और पार्ट होता है जिसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, रीजनिंग, ठीक है, बच्चा हो सकता है कि रीजनिंग ऐसा कुछ डिस्प्ले करे, लेकिन कहीं अगर वो किसी काम सिचुएशन में है तो वो हो सकता है अपनी मैच्योरिटी दिखा पाएगा, लेकिन अगर किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में है या किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है तो ये मैच्योरिटी उसमें नहीं होती है, जिसको हम एक मैच्योरिटी गैप बोलते हैं। और ये जो गैप होता है ये फुलफिल तब होता है, यहाँ पे मैं वापस आपके सवाल का जवाब दूंगी, पेरेंटिंग। तो क्या उसको वैल्यू सिस्टम रहा है, क्या उसने ऑडियो विजुअल्स आज तक किस तरह की उसको फीडिंग्स मिली हैं बच्चे को, ये सब चीजें डेफिनेटली पेरेंटिंग से आती हैं। पेरेंटिंग या उसके जो भी केयर टेकर्स हैं, और 17 और 19 का ये फासला हम लोगों ने देखा, 17 और 19 का जो फासला है वो भी कैसे आया, कैसे उसके दिमाग में इमीडिएटली ये तो आ गया कि वो बोल दे कि 19 साल का है वो, लेकिन 17 साल का अगर वो है और उसको एग्जाम के लिए अलाउ कर दिया गया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ एक्शंस ऐसे होने चाहिए, क्योंकि प्यूनिटिव एक एक्ट जरूर आना चाहिए। रीइंफोर्समेंट सिस्टम इसको बोलते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अगर नहीं होगा तो केवल आज ये एक केस नहीं है, कल को हो सकता है इस तरह के और केसेस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कुछ ऐसा स्टेप डेफिनेटली लेना चाहिए। और पेरेंटिंग, ये सडनली ऐसा नहीं कि ये इतना बड़ा एक केस हो गया, उसको ये जो बच्चा है उसको इस तरह की रिलैक्सेशन काफी पहले भी मिली होंगी, और ये उसकी लर्निंग्स हैं जो धीरे धीरे। मनीषा जी, बहुत कुछ होना चाहिए लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, और उसी का खामियाजा है जो दिल्ली में एक मां भुगत रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।